करता है, मैं आपकी बेसिक्स देखना चाहता हूँ। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये वाला कंपाउंड इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, और ये वाला कंपाउंड इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो मैं यहाँ पे जिस कंपाउंड का डिस्कशन कर रहा हूँ उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो मुझे पता है जो मेरे पास कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो मेरे पास पोलर कंपाउंड्स होंगे या मेरे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे, इजंट इट। तो पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें डाइपोल क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3Cl, तो यहाँ पे halogen is more electronegative, it occurs del minus, and carbon is less electronegative, it occurs del plus। तो इस कंपाउंड को मैं पोलर कंपाउंड कहूंगा, इजंट इट। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल को लूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये कंपाउंड पोलर है, मतलब क्या अल्केन पोलर है? मुझे बोलो क्या अल्केन पोलर है या नॉन पोलर है? अब यहां से मुझे बोलो क्या ये अल्केन पोलर है या नॉन पोलर है? वेरी गुड। क्या ये अल्केन पोलर है या नॉन पोलर है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो, क्या अल्केन पोलर है या नॉन पोलर है? तो सी आर हियर अल्केन्स के केस में हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या मेरे पास फॉर एग्जांपल कार्बन, इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज मीथेन। तो क्या मीथेन मॉलिक्यूल पोलर है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इट इज ऑलमोस्ट सेम। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज नॉन पोलर। तो इस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली दिस कंपाउंड इट इज नॉन पोलर। तो मैं कहूंगा जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर, अल्केन्स आर नॉन पोलर, इजंट इट? अल्केन्स आर नॉन पोलर। तो एक लॉ है हमारे पास, वी स्टेट्स दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब ये है कि अगर आपके पास पोलर सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस है, ये पोलर सब्सटेंस सॉल्युबल होगा इन पोलर सॉल्वेंट, इट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयर इज पोलैरिटी, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका पोलर होगा दैट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट सब्सटेंस होगा, नॉन पोलर सब्सटेंस, वो किस में डिसॉल्व होगा? दैट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल मुझे दे दो, मैंने पहले भी बताया था आपको। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इजंट इट? C6H6 is a non-polar solvent. Benzene is a non-polar solvent. Ether is a non-polar solvent. So ether, for example, मेरे पास stone है, it's a non-polar solvent. So these are certain non-polar solvents. So alkanes will be soluble in non-polar solvents. They will not be soluble in polar solvents. Clear हुआ ये concept? Alkanes will be soluble in non-polar solvents, but they will not be solar in polar solvents. Why? Because alkanes are non-polar molecules. ये concept clear हुआ? solubility किस चीज पे depend करती है? बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर किया कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास होगा, we can clearly say which substance will be soluble in polar solvent and which will be soluble which will be soluble in non-polar solvent, isn't it? Isn't it? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो मेरे पास अब दो बातें हैं। अगर मेरा पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर सब्सटेंस होगा, तो पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होगा किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। तो पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स मुझे बताओ। पोलर सॉल्वेंट CH3Cl है, पोलर सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल मेरे पास, पोलर सॉल्वेंट है मेरे पास वाटर है, पोलर सॉल्वेंट मेरे पास अल्कोहल है C2H5OH, दीज आर ऑल पोलर सॉल्वेंट्स। तो अगर मेरे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक दैट ऑफ अल्केन, नॉन पोलर सब्सटेंस, तो अल्केन्स आर बेसिकली नॉन पोलर। अगर मेरे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल अल्केन्स, they cannot be soluble. Alkanes are not soluble in water, they are not soluble in this solvent, they are not soluble in this solvent, they are soluble
alkanes are soluble in your carbon tetrachloride, in your C6H6. They are soluble in ether like these. Clear? Clear हुआ solubility. तो आप क्या लिखोगे इन नटशल? नटशल में आप लिखोगे alkanes, since alkanes are non-polar substances, hence they dissolve in non-polar solvents. बस इतना लिख रहा है. Alkanes are non-polar substances, hence they dissolve in non-polar solvents. अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लूंगा, ethane is soluble in, ethane is soluble in, नंबर फर्स्ट केस मेरे पास है ethane is soluble in alcohol. नंबर सेकंड मेरे पास है वाटर. नंबर थर्ड मेरे पास है CCl4. तो मुझे बता इथेन इन तीन में से किसमें सॉल्युबल है? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? इथेन किसमें सॉल्युबल होगा? वेरी गुड. व्हाट विल बी द आंसर? इथेन किसमें सॉल्युबल होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. CCl4. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो इस चीज का आप नोट ले लो. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की. सेकेंड प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करूंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे याद रखोगे तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं रखती है. ये वाली प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखोगे, जिंदगी में कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो वाली प्रॉपर्टी फिर से आपको याद नहीं रखनी. दैट्स वाई मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करता हूँ. दैट्स वाई मैंने कहा पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है. नेक्स्ट हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करनी है, दैट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, हमें बताना है अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट हम किस पे, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट बात जो है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो आप लिखो BP बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, is directly proportional to molecular weight, is directly proportional to molecular weight. तो जिस भी अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना एन अल्केन. एन अल्केन मतलब जो ब्रांचेड अल्केन नहीं होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे. फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, मेरे पास C2H6 है, मेरे पास C3H8 है, मेरे पास C4H10 है. तो मुझे बता, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C प्रोपैन एंड दिस इज D ब्यूटेन. तो इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ए का नहीं होगा. जाकिर कहाँ होगा? मॉलिक्यूलर मास इसका क्या है? एक कार्बन, इसमें 4 कार्बन है. कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 है. तो यहाँ पे 4 12 क्या कहते हो? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन इसका, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. ये बात क्लियर हुई आपको? वेरी गुड. DCBA, बहुत बढ़िया. तो ये किन अल्केन्स के लिए लगता है? जो अल्केन्स हमारे पास एन अल्केन्स होते हैं. एन अल्केन किसको कहते हैं? जिसमें ब्रांच नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आपको, मेरे पास है पेंटेन, मेरे पास है हेक्सेन एंड आई हैव हेप्टेन. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बता किसका ज्यादा होगा? A, B और C, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मतलब इसका ज्यादा बिकॉज इसमें 7 कार्बन एटम्स है, इसमें 6 कार्बन एटम्स है, इसमें 5 कार्बन एटम्स है. तो एक बात यहाँ पे क्लियर हुई, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे. व्हाई? तो इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. हम यहाँ पे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अल्केन्स में होते हैं. वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्केन्स में होते हैं. जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इजंट इट? तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे इंक्रीज होते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से इंक्रीज होते हैं. तो मोर द मॉलिक्यूलर वेट, more will be van der Waals forces of attraction and more will be boiling point. In case of n alkanes, because यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है.
क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ये बात आपको क्लियर हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बात करूंगा ब्रांचेड अल्केन्स की, मैं बात करूंगा ब्रांचेड अल्केन्स की, बिकॉज क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा देयर विल बी मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अल्केन्स। तो यहाँ पे एक और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन्स, मतलब नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो जितनी ज्यादा साइड चेन्स होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब अगर साइड चेन्स इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एन पेंटेन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एन पेंटेन है, एन पेंटेन। और सेकंड, दिस इज ए, सेकंड मेरे पास है आइसोपेंटेन। ये बातें आपने 10th में पढ़ी होंगी, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एंड द थर्ड वन इज नियोपेंटेन, थर्ड वन इज नियोपेंटेन। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ पेंटेन। तो एन पेंटेन किसको कहते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड, मतलब मेरे पास 5 कार्बन एटम्स होंगे। इन सब कार्बन एटम्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, बिकॉज आई एम डीलिंग विद अल्केन। यहाँ पे कार्बन 2 मैं वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, दिस इज एन पेंटेन। तो आइसोपेंटेन किसको कहते हैं? एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच में आएगा, मतलब ये मेरा CH3 है, ये CH है, इस हाइड्रोजन के बदले यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा, मतलब इस कंपाउंड को हम कहेंगे आइसो, इस कंपाउंड को आइसो कहेंगे। नियो किसको कहेंगे? यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप लाएंगे, इसको नियो कहेंगे, isn't it? These are isomers of pentane 1 2 3 4 and this is CH3, इसको नियो कहते हैं। तो आप मुझे बताएं इन तीन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर? ये बातें आपने मैट्रिक में पढ़ी होंगी। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, दीज आर आइसोमर्स, इनको आइसोमर्स भी कहते हैं। अरे यार क्या कहते हो, अरे यार क्या कहते हो? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली, हाँ हाँ ठीक ठीक, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो जहाँ पे साइड चेन ज्यादा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम। यहाँ देखो, यहाँ देखो कितने साइड चेन्स हैं। यहाँ पे आपको कोई साइड चेन नहीं मिलती है, देयर इज नो साइड चेन। यहाँ पे आपको एक साइड चेन मिलती है, दिस इज द साइड चेन। यहाँ पे आपको दो साइड चेन मिलते हैं। अगर साइड चेन ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब सी का सबसे कम, उसके बाद बी का, उसके बाद आपका ए का, मतलब ए बी सी विल बी द राइट आंसर। तो जिस किसी ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे अप्रोच करेंगे। इस वॉज बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ोगे 12th में, अल्केन्स पढ़ोगे, अल्कोहल्स पढ़ोगे, जो भी कंपाउंड पढ़ोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन दीज टू फैक्टर्स। ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन दीज टू फैक्टर्स। क्लियर, क्लियर हुआ? मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आई होप बॉइलिंग पॉइंट पे आपको जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर, क्लियर हुआ? एक बार बोलो क्लियर हुआ। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। वेरी गुड। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय MP, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश किस पे डिपेंड करेगा? मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते करेगा? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखो, melting point do not follow regular trend, do not follow regular trend, they do not follow regular trend। अगर आपको याद होगा मैंने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, तो मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल लेट्स में जो स्ट्रक्चर बनती है उस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा पैकिंग होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। डो नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड, बताया था या नहीं बताया था? जितनी ज्यादा क्रिस्टल पैकिंग होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर? दे डू नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड। तो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, odd numbered, odd numbered, odd numbered means having odd number of carbon atoms, मतलब odd carbon atoms, odd carbon atoms, odd carbon atoms, all alkanes which contain odd carbon atoms, alkanes which contain odd carbon atoms have less boiling point, then have less boiling point। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट,
then adjacent alkanes, मतलब analogs alkanes, adjacent alkanes with even number of carbon atoms, even number of carbon atoms। ये क्या बात हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। alkanes which have odd number of carbon atoms they have less boiling point than those which have even number of carbon atoms। मतलब हमारे पास जो अल्केन होगी, दिस इज एन अल्केन, अगर इस अल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इवन कार्बन एटम्स होंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू द अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, कंपेयर टू द अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू द अल्केन व्हिच हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली अल्कीन है, कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, this is an alkane with how many types of carbon atoms? 6 carbon atoms। this is an alkane with 6 carbon atoms। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा 7 कार्बन एटम्स, मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। एडजेसेंट मतलब 6 के बाद 7 आता है या 6 से पहले 5 आता है। तो दिस इज द सिक्स्थ, 1 2 3 4 5, ये मेरा सिक्स्थ है, दिस इज 7। मतलब ये जो है इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इवन नंबर कार्बन एटम्स में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? अब बताना है क्यों होता है। नाउ सी द रीजन। रीजन ये है, जब ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो ये जो टर्मिनल एटम यहाँ से है, ये जो कार्बन है दिस इज टर्मिनल एटम, ये जो कार्बन है दिस इज टर्मिनल एटम, तो यहाँ पे जो कार्बन है दिस इज टर्मिनल एटम। तो इवन नंबर अल्कीन में जो टर्मिनल एटम्स होंगे दे विल नॉट फॉल ऑन द सेम साइड, वो एक ही साइड नहीं आते हैं। यहाँ पे टर्मिनल एटम में जो है दे फॉल ऑन द सेम साइड। यहाँ पे नंबर टर्मिनल नंबर ऑफ टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टर्मिनल कार्बन जो है वो एक साइड आते हैं when the number of carbon atoms is odd and when the number of carbon atoms is even, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन एटम जो है they fall in the opposite side। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे इनकी पैकिंग ज्यादा होती है, जैसे कि आपने देखा था कि ट्रांस में ज्यादा पैकिंग होती है, याद है? ऐसे मैंने बोला था ट्रांस में ज्यादा पैकिंग होती है, जब मैंने बोला था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में ट्रांस में ज्यादा पैकिंग होती है। तो अगर पैकिंग ज्यादा होगी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ऑड नंबर अल्केन से लेस बाइलिक, अच्छा सी, अच्छा दिस इज ऑड नंबर अल्केन। तो देखो ऑड नंबर अल्केन में आप क्या करोगे, दिस इज ऑड नंबर अल्केन, तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग है, मतलब जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, इट इज मोर। तो ऑड नंबर अल्केन्स में जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो डेंसली पैक्ड होती है। इफ इट इज डेंसली पैक्ड इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। क्लियर? दैट्स व्हाई। तो बात आपको ये याद रखनी है, इवन नंबर अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है देन ऑड, मोर होता है देन ऑड नंबर अल्केन्स, ये बात आपको याद रखनी है, कभी एग्जाम में आ सकता है। देन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब नेक्स्ट अल्केन, एडजेसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट अल्केन। अगर मैं 5 मेंबर्ड अल्केन की बात कर रहा हूँ तो एडजेसेंट मतलब 6 या 4। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। द नेक्स्ट इंस्टेंस विल डिस्कस। सर आप क्या कह रही हो? अच्छा कंफ्यूजन हो गया, एक बार फिर बोलूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास इवन नंबर कार्बन एटम्स होंगे अल्केन में, इन अल्केन इवन नंबर कार्बन एटम्स होंगे इन अल्केन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली अल्केन है, मेरे पास ये वाली अल्केन है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 6th कार्बन। तो दीज आर इवन नंबर कार्बन एटम। तो एक मेरे पास है ऑड नंबर अल्केन, ऑड नंबर कार्बन एटम्स इन अल्केन।
ठीक, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठा और यहाँ पे सात। इज इट क्लियर नाउ? जो ऑड नंबर अल्कीन होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ इवन नंबर अल्केन। तो मैंने वहां पे गलत मत लिखा है, एक सेकंड, अरे यार, तो आप लिखो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर अल्केन में होंगे, अगर वहां पे गलत है वो ठीक करो। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर अल्केन में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑड नंबर अल्केन, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑड नंबर अल्केन। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास C4H10 है और मेरे पास C5H12 है, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वाई? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन है, इस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड है। तो व्हेन वी हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो उस सूरत में वाई इट इज मोर, बिकॉज इसमें पैकिंग ज्यादा होती है। तो यहाँ लिखो रीजन, इसमें पैकिंग ज्यादा होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर, पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी। कोई बात नहीं, अगर गलत भी होगा तो ठीक करना। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी, तो इवन नंबर कार्बन एटम में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रीजन, बिकॉज इन इवन नंबर अल्केन पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर। So when we have more packing efficiency, its melting point is higher than that of odd number alkane. क्लियर हुआ आप नीलोफर? बस ये रीजन है, इतना याद रखना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो बस इतना याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी इन ए क्रिस्टल। तो जहां पे पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा, वहां पे आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी लाइक दिस, पैकिंग एफिशिएंसी लाइक दिस, पैकिंग एफिशिएंसी लाइक दिस, जैसा मैंने बोला था, पैकिंग एफिशिएंसी लाइक दिस जैसा मैंने बोला था इन केस ऑफ सिस्टर्न आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। दो तीन क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कशन इनका करेंगे। नंबर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो बोर्ड में भी पूछी गई है, कंप्लीट कंबशन, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं दैट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो दैट्स कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन किसको कहते हैं, कोई मुझे बताए? कंप्लीट कंबशन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया है मैंने। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब होता है? जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलके प्रॉपर ऑक्साइड बनाएगा दैट्स कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। तो कार्बन का प्रॉपर ऑक्साइड क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर ऑक्साइड ऑफ कार्बन? अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो इसका प्रॉपर ऑक्साइड क्या होगा? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रॉपर ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर ऑक्साइड है। अच्छा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है ना, तो दिस इज नॉट प्रॉपर ऑक्साइड ऑफ कार्बन। थर्मोडायनामिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, दिस इज नॉट प्रॉपर ऑक्साइड। अगर प्रॉपर ऑक्साइड नहीं बनता है तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। तो दिस इज कंप्लीट कंबशन। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट कंबशन। तो जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे दूंगा, अल्केन्स की जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो इसको हम रिएक्ट करते हैं, दिस इज एन अल्केन। किसी भी अल्केन की जनरल फार्मूला एग्जांपल भी लेंगे, तो किसी दिस इज एन अल्केन, तो इसको हम रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो। तो बैलेंसिंग के लिए इस रिएक्शन में मैं रिएक्शन को बैलेंस यही पे विद हेल्प ऑफ ट्रिक करूंगा। तो बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 3n+1/2 ऑक्सीजन, 3n+1/2 ऑक्सीजन, CnH2n+2। बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 3n+1/2 ऑक्सीजन। दिस हैज टू बी टेकन इन ब्रैकेट।
इट गिव्स मी, अगर यहाँ से हम लेंगे तो बनता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, बट n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसे और भी छोटी ट्रिक अभी बताऊंगा। प्लस आई विल गेट n+1 टाइम्स वाटर, n+1 टाइम्स वाटर। अब मुझे बता डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला अल्केन है C4H10। तो व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 4। तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? ऑक्सीजन कितने चाहिए देखो यहाँ पे 3n+1, 3n इज 4, n का वैल्यू 4 है बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है। तो 3 into 4 + 1, 3 4s are 12 + 1 that is 13/2 times oxygen, 13/2 times oxygen। क्लियर? क्लियर हुआ? 13/2 times oxygen gives me n times carbon dioxide. What's n? 4, that's 4 times carbon dioxide plus n+1, n is 4, 4 + 1 means 5 times water। तो आपकी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गई। क्लियर हुआ? बहुत इजी है। अब मुझे बता डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? फॉर एवरी कंबशन रिएक्शन डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया है, कहाँ हो आप लोग? तो क्लियर हुआ कैसे बैलेंस करते हैं कंबशन रिएक्शन को? n का वैल्यू देते हैं, यहाँ पे n 4 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, उन रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो आप ऐसे भी इसको बैलेंस कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने n का वैल्यू क्या है? 4। जितने कार्बन एटम्स है उतने ही कार्बन एटम्स यहाँ लिखो, मतलब यहाँ पे n 4 है, 4 कार्बन एटम्स है, 4 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? वी आर 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसका हाफ लिखो, दैट्स 5 हाइड्रोजन एटम। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो गया। हाँ सी, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है C5H12, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डैश टाइम्स ऑक्सीजन। आपको बताना है कितने ऑक्सीजन जरूरत है। इट गिव्स मी डैश टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इट गिव्स मी डैश टाइम्स वाटर। तो मुझे बता इन जगहों पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू n, यहाँ पे 5 है। तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? 3n+1/2। n क्या है? 5, 3 5 are 15 + 1/2, 15 + 1 is 16/2, 16/2 is equal to 8, isn't it? 8 times ऑक्सीजन। अब यहाँ पे n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, n मेरे पास 5 है, सो 5 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे n+1 टाइम्स वाटर बनता है, n मेरे पास 5 है, 5 + 1 is 6 टाइम्स वाटर। क्लियर? सब बोलो क्लियर हो गया? वेरी गुड। 6 टाइम्स वाटर, 5 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 16 टाइम्स ऑक्सीजन। 16 नहीं, 16 नहीं, 8 टाइम्स। 16 नहीं, यहाँ पे बाई 2 भी है ना फॉर्मूला में, 3n+1 डिवाइड बाई 2। तो 3 आपके पास 3 है, n आपके पास 5 है, +1 डिवाइड बाई 2, 3 5 are 15 + 1 that is 16/2, 16/2 is equal to 8, therefore 8 times ऑक्सीजन। क्लियर? सबको हो गया क्लियर? तो ये रिएक्शन आप बैलेंस करो। C7H14, CnH2n H16, C7H16। तो इसको मैं रिएक्ट करूंगा विद डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इट गिव्स मी डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इट गिव्स मी डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो देखो दूसरी ट्रिक देखो, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? 7, सो दिस इज 7 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, काम खत्म। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे है? 16, दिस इज इसका हाफ ले लो। अगर ये 16 है, यहाँ पे इसका हाफ ले लो, तो दिस इज 8 टाइम्स। हाफ क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे 2 है। बस क्लियर हुआ? यहाँ पे आप बैलेंस करो, 7 कार्बन है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्लियर करो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 7 2s are 14, 8 1s are 8, 14 8 22। over here we are 22 oxygen molecule, oxygen atoms मतलब 11 oxygen molecules। clear? this is again one more trick। हाँ 11। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये रिएक्शंस बैलेंस करनी थी। CH4 तो आपको C2H6 बैलेंस करना था विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। बेसिकली वो आपको वो देखना चाहते थे कि आपको फार्मूला याद है या नहीं है। तो 4 रिएक्शंस थी। वन मोर वाज C3H6
C3H8, one more was C4H10 and the fifth one was C5H12. इनको बैलेंस करना था, विद ऑक्सीजन रिएक्शन करनी थी, कंबशन रिएक्शन करनी थी. दिस इज कंप्लीट कंबशन, इसको कहते हैं कंप्लीट कंबशन. तो आई होप ये आपको आएंगे बैलेंस करने, इनकी कंबशन आपको आएगी. तो जब भी कंबशन होगा आपको डरना नहीं है. कंबशन में ऑलवेज आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, अगर कंप्लीट कंबशन हुआ तो. अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो क्या होगा? नाउ सी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा. अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा मतलब कोई भी अल्केन है, इसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. इनकम्प्लीट कंबशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. लिखो नंबर सेकंड, इसी में लिखो नंबर सेकंड, इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन. एक्चुअली इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ पूरा नहीं जल जाएगा, CH4 प्लस ऑक्सीजन. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा प्लस आपका वाटर मिलेगा. तो कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे आपका कार्बन 2 टाइम्स कार्बन, दिस इज 2 टाइम्स, देन हाइड्रोजन हमारे पास 2 चुका, 2 4s are 8, दिस इज देन 4 टाइम्स. बस इट इज क्लियर नाउ. तो सिमिलरली इनकम्प्लीट कंबशन अगर ज्यादा ही होगी तो क्या होता है? तो कार्बन ब्लैक बनता है. कार्बन ब्लैक क्या होता है? व्हाट इज कार्बन ब्लैक? कार्बन ब्लैक आपका कार्बन होता है, इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक, मुझे बोलो ये किस चीज में यूज होता है? कार्बन ब्लैक किस चीज में यूज होता है, किसी को पता है? प्लस व्हाट? कार्बन ब्लैक किस चीज में यूज होता है? ये वाला कार्बन ब्लैक किस चीज में यूज होता है? तो यहाँ पे मैं हिंट भी दूंगा, ये मेरा हिंट है. अच्छा, यहाँ पे मैं हिंट नहीं दे सकता हूँ, यहाँ पे मेरा कलर ही नहीं है. इट्स यूज्ड इन प्रिंटिंग. प्रिंटिंग इंक. प्रिंटिंग इंक में इसका यूज होता है, ये बात याद रखना. तो दो बातें यहाँ से आपको याद रखनी. कंप्लीट कंबशन होगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा. इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे. एक बनेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, या तो आपको बनेगा कार्बन प्लस वाटर. बस ये बातें आपको याद रखनी है. क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ?